क्या जापान अब शांतिप्रिय देश की अपनी पुरानी छवि छोड़कर सैन्य ताकत बनने की राह पर है? क्या चीन के डर और अमेरिका पर घटते भरोसे ने जापान को अपनी सुरक्षा नीति बदलने पर मजबूर कर दिया है? जापान की इस बदली पॉलिसी में भारत के लिए क्या सबक है? नमस्ते, मेरा नाम दीपक तेनगुरिया है और आप वैचारिकी देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 3 सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ये सवाल पूछे हैं सी राजा मोहन ने। वे इंडियन एक्सप्रेस में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं। हम यहाँ 2 जून को छपे उनके लेख जापान्स न्यू मिलिट्री डॉक्ट्राइन इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग ट्रम्प्स अमेरिका एंड जीज चाइना, देयर आर लेसन्स फॉर इंडिया का हिंदी अनुवाद आपके लिए पेश कर रहे हैं। जापान अपनी सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जापान ने खुद को एक शांतिप्रिय देश के तौर पर ढाला। जापान ने कहा था कि वो युद्ध और सैन्य ताकत के इस्तेमाल से दूर रहेगा। अपनी सुरक्षा के लिए वो अमेरिका पर निर्भर रहा। उसने परमाणु हथियारों से दूरी बनाई। इसी दौरान जापान दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी शामिल हो गया। लेकिन इस बदले हालात के बीच अब जापान सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहता। वो अपनी सुरक्षा खुद मजबूत कर रहा है और एशिया के दूसरे देशों के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। सवाल है, जापान ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वजह आन पड़ी है? इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन की बढ़ती ताकत। चीन एशिया में अपना प्रभाव और दबदबा बढ़ा रहा है। ताइवान को लेकर भी तनाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का रुख कई देशों को साफ समझ में नहीं आ रहा है। एशिया के कई देशों को डर है कि अगर चीन ताइवान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाता है तो क्या अमेरिका सच में ताइवान की रक्षा करेगा? ट्रंप प्रशासन को लेकर भी कई देशों में चिंता है। दबी जुबान में यह आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका एशिया से दूरी बना सकता है। लेकिन जापान हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा है। वो अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है। साथ ही वो दूसरे देशों को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है ताकि चीन के विस्तारवाद और अमेरिका की स्थिरता के बीच ये देश खुद को सुरक्षित रख सकें। अब जापान की नई सुरक्षा नीति का खाका समझ लेते हैं। 29 से 31 मई 2026 को सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग हुआ। ये एशिया का एक बड़ा सुरक्षा सम्मेलन है, जैसे इंडिया में ओआरएफ होता है। इसमें जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने जापान की नई सुरक्षा सोच सामने रखी। उन्होंने 3 बड़ी बातें कही। पहली बात कि जापान अपना रक्षा खर्च बढ़ाएगा, अपनी सेना को आधुनिक बनाएगा। दूसरी बात, जापान अपने मित्र देशों के साथ यानी कि अलाइड कंट्रीज के साथ में रक्षा सहयोग बढ़ाएगा। और तीसरी बात, जापान हथियारों के निर्यात पर लगी पाबंदियां हटा देगा। यह बदलाव छोटा नहीं है। इसे शीत युद्ध खत्म होने के बाद एशिया की राजनीति और सुरक्षा में आए सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि जापान पहले क्या कर रहा था? इससे पहले के क्या स्टेप्स थे? कई दशकों तक जापान का रक्षा उद्योग ज्यादातर अपने देश तक ही सीमित था। जापान दूसरे देशों को हथियार बेचने से बचता था। दूसरे देशों के साथ सैन्य सहयोग भी बहुत सीमित था। लेकिन अब जापान की सोच बदल गई है। जापान का कहना है कि एशिया में शांति बनाए रखने के लिए सिर्फ दूर से देखना काफी नहीं है। अब क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इसी सोच के तहत इस साल अप्रैल में जापान ने हथियारों के निर्यात पर जो पाबंदियां लगी थी उनमें भी एक बड़ी ढील दी थी। इस बदलाव की सबसे साफ मिसाल आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए समझौता में देखने को मिलेगी। मई 2026 में जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। इसके तहत जापान ऑस्ट्रेलिया को 11 आधुनिक मोगामी क्लास फ्रिगेट देगा। फ्रिगेट यानी युद्धपोत, और मोगामी क्लास उनकी एक श्रेणी है। यह सौदा करीब $7 अरब का है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह जापान का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात है। लेकिन यह सिर्फ हथियार बेचने का सौदा भर नहीं है। यह जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंबे समय के रक्षा सहयोग की शुरुआत है। इससे एशिया में रक्षा नेटवर्क बन सकते हैं जो पूरे तरह अमेरिका पर निर्भर न हो। सिंगापुर में जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी ने एक और बात कही। उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड भी जापान से मोगामी क्लास फ्रिगेट खरीदने में दिलचस्पी रखता है। इसका मतलब यह है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ रहा है। यह कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन यह रक्षा सहयोग का नया नेटवर्क जरूर है। इसमें 4 चीजें शामिल हैं। पहला, उत्पादन। दूसरी, लॉजिस्टिक्स यानी सेना के सामान और सप्लाई से जुड़ी व्यवस्था। तीसरी, तकनीकी सहयोग। और चौथी, सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल। जापान और फिलीपींस के बीच भी ऐसी ही बातचीत चल रही है। एशिया के दूसरे समुद्री देश भी इसी दिशा में सोच रहे हैं, क्योंकि वे भी चीन की बढ़ती ताकत और बदलते शक्ति संतुलन को लेकर चिंतित है। सब परेशान है कि चीन किस तरह अपनी पॉलिसीज बना रहा है। अब चीन की प्रतिक्रिया समझिए, उनका भी रिएक्शन आया। चीन जापान पर आरोप लगाता है कि जापान फिर से सैन्यीकरण कर रहा है, मिलिटराइजेशन कर रहा है। यानी जापान फिर से हथियार जुटा रहा है और अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन जापान ने इन आरोपों को खारिज किया है। जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी ने चीन के बढ़ते परमाणु हथियार भंडार की तरफ ध्यान दिलाया। उन्होंने चीन की बढ़ती सैन्य ताकत की भी बात की। जापान का कहना है कि चीन खुद अपनी सैन्य ताकत तेजी से बढ़ा रहा है। चीन हर तरह से दबाव भी बना रहा है और फिर वही चीन दूसरे देशों पर सैन्यीकरण का आरोप लगाता है। जापान इस स्तर को स्वीकार नहीं करता है। अब यहां एक जरूरी बात समझिए, जापान की नई सैन्य नीति का मतलब यह नहीं है कि जापान अपने पुराने साम्राज्यवादी दौर में लौटना चाहता है। विगत वैभव का ज्ञान नहीं है। इस बदलाव की असली वजह है एशिया में बदलता शक्ति संतुलन।
ताइवान को लेकर बढ़ता तनाव इस चिंता को और बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के नेतृत्व में जापान का रुख और साफ हुआ है। टोक्यो अब पहले से ज्यादा खुलकर कह रहा है कि ताइवान में शांति जापान की अपनी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। टोक्यो यानी जापान की कैपिटल। जापान अपनी वन चाइना पॉलिसी नहीं बदल रहा, लेकिन वो लगातार ये संकेत दे रहा है कि अगर ताइवान में सैन्य संघर्ष हुआ तो उसका असर सीधे जापान पर पड़ेगा। इस पर चीन ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजिंग यानी कि चीन की राजधानी बीजिंग ने जापान पर आरोप लगाया है कि जापान तय सीमा पार कर रहा है। चीन ने यह भी कहा कि जापान चीन के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, लेकिन ताकाइची के नेतृत्व में जापान चीन की इस बुलिंग के आगे झुकने को तैयार नहीं है। टोक्यो का कहना है कि ताइवान स्ट्रेट में शांति पूरे क्षेत्र के लिए जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि जापान युद्ध करना चाहता है। जापान की सोच यह है कि किसी देश को आक्रामक कदम उठाने से रोकने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहली, साफ संदेश। दूसरी, पर्याप्त ताकत। यानी सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, कैपेसिटी भी, क्षमता भी होनी चाहिए। अब ताइवान का मुद्दा जापान की नई रणनीतिक सोच की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। दशकों तक जापान ने ताइवान पर बहुत रुख साफ नहीं लिया था, लेकिन अब जापान मानता है कि ताइवान में शांति एशिया की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है। शांग्रीला डायलॉग में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी ताइवान पर बहुत सावधानी से बात की। कई लोग मानते हैं कि ताइवान पर उनका सतर्क रुख ट्रंप की राजनीति का हिस्सा है। उनका कहना है कि पिछले महीने बीजिंग सम्मेलन के बाद ट्रंप शी जिनपिंग को नाराज नहीं करना चाहते हैं। हेग्सेथ ने कहा कि एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने को लेकर अमेरिका की प्रतिबद्धता नहीं बदली है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका चीन को एशिया पर दबदबा कायम नहीं करने देगा, लेकिन अमेरिका की वह नीति को लेकर चिंताएं लगातार बनी हुई है। कई देशों को लगता है कि ट्रंप का तरीका भरोसेमंद नहीं है, उनका तरीका भरोसा नहीं दिला पा रहा है, ट्रस्ट इश्यूज है। हेग्सेथ ने अमेरिका के सहयोगी और साझेदार देशों से भी कहा कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खुद ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। यही बात जापान समझ रहा है। जापान इस समय दो जरूरतों के भी संतुलन बना रहा है। पहली जरूरत है कि अमेरिका के साथ अपना गठबंधन बनाए रखना, और लंबे समय तक यही गठबंधन जापान की सुरक्षा की फाउंडेशन रहा है, बुनियाद रहा है। दूसरी जरूरत है कि अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भरता कम करना। इसलिए जापान एशिया में अपने क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदारियां मजबूत कर रहा है। वो रक्षा उद्योग से जुड़े नए नेटवर्क भी बना रहा है। अब सवाल है कि भारत के लिए इसमें क्या सबक है। भारत के लिए भी सीख कुछ ऐसी ही है। जहां फायदा हो वहां भारत को अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग जारी रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भारत को जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और आसियान जैसे देशों के साथ क्षेत्रीय ताकतों के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाना चाहिए। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये दक्षिण पूर्व एशिया के 11 देशों का एक समूह है। ये देश व्यापार, आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम करते हैं। भारत के पास रक्षा सहयोग की योजनाओं को लेकर कमी नहीं है। द्विपक्षीय योजनाएं भी उसमें शामिल हैं, क्षेत्रीय योजनाएं भी शामिल हैं। कमी है तो बस उन्हें जमीन पर उतारने की। अब जरूरत यह है कि इन योजनाओं को जल्दी और ठोस नतीजों में बदला जाए। भारत लंबे समय से एशिया में जापान की बड़ी सुरक्षा भूमिका का समर्थन करता रहा है। ये चीन से अलग रुख है। अब फर्क यह है कि जापान भी इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार दिख रहा है। पुराना जापान एक आर्थिक महाशक्ति था, लेकिन सैन्य मामलों में उसकी भूमिका बहुत सीमित थी। नया जापान इससे अलग बनना चाहता है। वो सुरक्षा साझेदार बनना चाहता है, वो रक्षा औद्योगिक शक्ति बनना चाहता है, और एशिया में शक्ति संतुलन को आकार देने में एक एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करना चाहता है, सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। अंत में बात इतनी है कि जापान की नई रणनीति सिर्फ जापान की कहानी नहीं है, ये पूरे एशिया में चल रही एक बड़ी खोज का हिस्सा है। चीन की ताकत बढ़ रही है, अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल रही हैं, और एशिया के देश नया संतुलन खोज रहे हैं। जापान अब उसी संतुलन में अपनी जगह तय कर रहा है। हिंदुस्तान के लिए नया मौका है। नमस्ते, आप देख रहे थे इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।